अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ हुआ चाहता है और उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना चाहूँगी आपको। ये एक्सरसाइज आपकी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कोई भी दो अगर वेक्टर्स हैं ए एंड बी तो इनके डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डॉट बी, जिसको जो इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के। ठीक है। अब ये चीज़ मैम कहाँ से आई, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। और ये भी कि जस्ट आप इतना समझ लें कि ए डॉट बी आपका ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है और यहाँ पे थीटा आपका 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रही हूँ। और हम इंशाल्लाह हो सकता है इन्हीं टॉपिक्स में आगे जाके पढ़ भी लें। थीटा आपके पास है 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि आपका एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी, कॉज जो नेगेटिव थीटा होता है वो कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। आपने अक्सर देखा है ना कि कॉज के अंदर हमारे पास नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो नेगेटिव आपका ज़ायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और कॉज ऑफ थीटा ही रह जाता है, पॉजिटिव रह जाता है। ये सिर्फ कब पॉसिबल है? जब थीटा आपका 0 से 180 के बीच में हो तब। ठीक है। तो मैंने लिखी है इसकी रीज़न के बिकॉज हमारा कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है कब? जब थीटा 0 से 180 के बीच में हो तब। ठीक है। इसकी फिगर अगर बनाई जाए तो ए और बी वेक्टर इस तरह के होते हैं और थीटा उनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है। इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको पता ही है इस तरह से होती है। ठीक है। तो सॉरी मेरे हाथ को मत नोटिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाइक अभी मैं पढ़ा के फारिग हुई हूँ। तो आपके पास ए से बी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये एंगल जो थीटा बन रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़नी है सबसे पहले? इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। ए डॉट बी पहले हम लिख लेते हैं, उसकी एक्सप्रेशन हमने क्या देखी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब इसमें आप देखें ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ए से बी की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने ये चीज़ पॉइंट लिखी है यहाँ पे नोट करने के लिए कि नोट करके रखिएगा लाजमी कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो थीटा आपको क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। और अगर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, इस तरफ डायरेक्शन हो, तो आपके पास मतलब इस तरह से डायरेक्शन हो, तब आपका थीटा क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारे पास ए डॉट बी कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है। तो इसमें हमारा थीटा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, तो एज सच लिखा जाएगा, कॉज ऑफ थीटा ही लिखा जाएगा। ओके जी। इसी तरह से आपके पास बी डॉट ए करने लगे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों करके क्या इनके जवाब पे फर्क पड़ता है या नहीं, ये बराबर ही होते हैं। तो हमने ये साबित करना है कि ये बराबर हैं तो क्यों हैं। ओके। अब बी डॉट ए करके उसमें बी मैग्नीट्यूड पहले, क्योंकि बी लिखा हुआ है तो बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ माइनस थीटा क्यों लिखा मैंने? देखें, अब बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो ये बी से ए की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है। तो बी से ए की तरफ जाना क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव थीटा होता है, तो माइनस थीटा हमने इसलिए लिखा है। ठीक है। अब माइनस थीटा कॉज ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है अगर थीटा 0 से 180 के बीच में हो। सो हम लिखेंगे, हमने थीटा क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है कि डेफिनेशन में थीटा आपका 0 से 180 के बीच में होता है, तो कॉज ऑफ थीटा इसको लिख सकते हैं, रीजन आप वो लिख सकते हैं इसके साथ। तो ये बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अच्छा, बी मैग्नीट्यूड का जो आंसर है ए मैग्नीट्यूड, वो यूं कह लें, सपोज करिए 2 है, ये 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 हो रहा हो और 3 मल्टीप्लाई 2 करके लिखूं, मतलब जगह चेंज कर लूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा? नो। तो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर्स की जगह चेंज करने से फर्क पड़ सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर्स ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर आए। ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसमें आता है बराबर, लेकिन वैसे आमतौर पे मैं बता रही हूँ कि वेक्टर्स में हम जगह चेंज करने से यूं नहीं कह सकते कि आंसर हमेशा चेंज सेम आएगा। ठीक है। जैसे आपको पता है कि पी क्यू वेक्टर अगर आपके पास सपोज करें ए वेक्टर है, तो क्यूपी वेक्टर क्या ए वेक्टर ही होगा? नो, वो माइनस ऑफ ए वेक्टर होता है। इसी तरह से वेक्टर्स में चीज़ों को चेंज करने से ज़रूरी नहीं है आंसर सेम रहे। ठीक है। सो इसको हम मैग्नीट्यूड्स को लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो
बी और ए को हमने रिप्लेस कर दिया ए और बी से, और ए बी कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर था, ए डॉट बी के, ठीक है। तो ये बी डॉट ए हमने सॉल्व किया तो फाइनली किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी के। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो चीज़ें अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, इस तरह से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या सेम आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट के केस में ये आंसर सेम आ रहा है, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर्स का, हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट, बहुत आसान आसान से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब आपका पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, ठीक है। थीटा इनके बीच में क्या होता है, जीरो, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा होता। एंगल कब बनता है, एंगल की डेफिनेशन ही ये है कि जब दो वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपस में कोई उनका मिलाप हो रहा हो, तब जाके कोई बीच में एंगल बनता है, ठीक है। अब ये मिल ही नहीं रहे हैं तो एंगल तो नहीं बनेगा, ठीक है। सो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा की जगह यहाँ पे क्या होगा, जीरो, पैरेलल वेक्टर्स के केस में। और कॉज ऑफ जीरो क्या होता है, कैलकुलेटर से बेशक आप देख लें, वन होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वन, तो खाली क्या बच गया, ए बी का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स का, ठीक है। तो ए डॉट बी खाली मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है इन द केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेशक छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें यूज होंगी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कसरत से। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, अगर आप कह लें कोई ए बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यूं कह लें ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, इसमें भी आप ए बी वेक्टर ये शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बीच में इनका एंगल क्या बन रहा है, थीटा। आपको पता है परपेंडिकुलर में क्या होता है एंगल, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर, फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही जगह बचाने के लिए, फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी थीटा इज इक्वल्स टू 90 होता है, ठीक है। सो हमारे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो वो क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, इस कॉज ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 डिग्री क्या होता है बच्चे, जीरो होता है, ठीक है। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो से, जो भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई ओवरऑल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। वाई इट इज जीरो, बिकॉज थीटा 90 पुट कर रहे थे हम और कॉज ऑफ 90 जीरो होता है, इस वजह से, ठीक है। सो इसको परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स में से कोई भी टर्म यूज हो सकती है एक्सरसाइज में। ओके जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करने लगे हैं थोड़े से और रिजल्ट्स निकालने के लिए। एक्स एक्सिस बनाया मैंने, वाई एक्सिस बनाया और जी एक्सिस बनाया, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर बताया था क्या होता है, आई हैट। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जे हैट। और जी एक्सिस के अलोंग क्या होता है, के हैट, ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर से कुछ डिडक्शंस करने लगे हैं, और वो डिडक्शंस कहाँ काम आएंगी, ऑब्वियसली हम कुछ भी बेकार नहीं पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है। सो इससे हम कुछ डिडक्शंस करने लगे हैं, ठीक है। अगर आपके पास यूँ कह लें ये एक एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, आई हैट वेक्टर है, ठीक है। एक और मैं वो बनाती हूँ फिगर जिसमें एक और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई हैट आ रहा हो, टू आई हैट्स हैं, ठीक है। दो आई हैट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होंगे ना, तो दोनों की डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है। ये दोनों आई हैट्स क्या हैं, आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल हैं तो आई डॉट आई निकालना चाह रही हूँ मैं कि अगर दो आई हैट्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उनका आंसर क्या बनेगा। आई डॉट आई दो वेक्टर्स हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, है ना, आई दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, तो दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो थीटा क्या होगा आपका, 0 डिग्री, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। सो हमारे पास आई डॉट आई, हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हैट का मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है बच्चे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। ये क्या होगा 1, आई हैट का दोबारा से मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और कॉज ऑफ थीटा की जगह क्या होगा 0,
ठीक है, 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही होता है, तो कॉज ऑफ 0 रह जाएगा खाली। और कॉज ऑफ 0 क्या होता है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा 1। ठीक है, तो आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1। ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, इसका ये रिजल्ट है। इसी तरह से मैं क्या कह सकती हूँ कि जे डॉट जे अगर करती हुए तब भी 1 ही निकलता, करके देखिएगा लाजमी। ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसी तरह से आप कह सकते हैं के डॉट के का भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 1 निकलेगा। सो ये एक आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने जहन नशीन कर लेना है। जहन नशीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं अगर आप भूल जाए तो। ठीक है, छोटी छोटी सी डेरिवेशंस है। इसी तरह से आप एक और रिजल्ट निकालते हैं। हमने अभी सेम इधर मैं बल्कि लिख देती हूँ एक थोड़ी सी हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये आपकी हेडिंग हो गई कह रहे हैं। ठीक है, सो इसमें अब आपका अगर वो डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर्स का हो तब आपका आंसर क्या होगा 1। और अगर वो डिफरेंट हो, ठीक है, अगर वो क्या हो डिफरेंट हो, मतलब आई का जे के साथ हो रहा हो, जे का के साथ हो रहा हो, के का आई के साथ हो रहा हो, तब क्या होगा। मैं एक निकाल के दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि सब सिमिलर है, सेम टू सेम है सारे। आई डॉट जे, आई और जे का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। आई और जे आपस में एंगल क्या बना रहे हैं बच्चे, फिगर में देखें। आई आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और जे आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो आई और जे के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री का, थीटा आपका क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर्स है ना तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। और कॉज ऑफ 90 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी आई डॉट जे की। ठीक है, तो फिगर मैं मिटा देती हूँ, थोड़ी रफ लग रही है। तो आई डॉट जे आपके पास क्या होगा 1.1 कॉज ऑफ 90। कॉज ऑफ 90 क्या होता है 1 1 तो 1 हो गया ना, कॉज ऑफ 90 क्या होता है 0। ठीक है, तो आई डॉट जे, दो डिफरेंट अगर आपके यूनिट वेक्टर्स है ना आई और जे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। इसी तरह से क्या मैं कह सकती हूँ जे डॉट के अगर करते तब भी 0 आता। इसी तरह मैं कह सकती हूँ के डॉट आई, ये भी डिफरेंट है ना तब भी 0 आता। सेम इसी तरह कह सकती हूँ इनकी पोजीशन को रिप्लेस कर दें, आई डॉट जे अगर 0 आ रहा है तो जे डॉट आई भी अगर आप करोगे तब भी एंगल बीच में 90 का ही बनेगा, तब भी इसका आंसर 0। कॉज ऑफ -90 आ जाएगा, -90 पे भी आपका क्या कहते हैं एंगल आपका 0 ही हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं सब चीज़ें। के डॉट जे भी आपका 0 होगा और इसी तरह से आई डॉट के भी 0 होगा। तो ये 6 रिजल्ट्स हैं कम से कम, आई डॉट जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई एंड आई डॉट के। इन सारों को आप बारी बारी वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। एक का आप रिजल्ट निकालना आ जाए देन आप बाकियों के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करनी थी। अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास कॉन्सेप्ट है एनालिटिक एक्सप्रेशन या कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दोनों नाम होते हैं। या तो इसको कह सकते हैं आप कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एक तो तरीका है डॉट प्रोडक्ट का एंगल के थ्रू लेने का। ठीक है, दो वेक्टर्स हों और उनके बीच का एंगल गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दो वेक्टर्स इस शक्ल के हों जिस तरह से हम वेक्टर्स को पढ़ते आ रहे थे, तब हम इनके बीच में एंगल भी ना दिया हो तब हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं, ये वो टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एनालिटिक का एक्सप्रेशन भी कहते हैं और इसको कंपोनेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई जे के की फॉर्म। क्लियर है बात, तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यहाँ यूज़ होने वाला है। सो वो हम क्या कह रहे हैं कि ए डॉट बी कंपोनेंट फॉर्म में जब हम प्रोडक्ट करते हैं इसको तो ये किसके बराबर आएगा, इजी सा है याद रखने के लिए। ए आई वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई, जे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई और के वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई और उनका सम। ठीक है, देखिए ए वेक्टर आपका A1 A2 A3 था, बी वेक्टर B1 B2 B3 था, तो ए डॉट बी आपका क्या आ जाएगा A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3 का प्रोडक्ट और इनका प्लस। अच्छा आई जे के मैम कहाँ गायब हो गए, यही मैं आपको इवेलुएट करने लगी हूँ कि कैसे ये आंसर आया, कैसे हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 के बराबर आया है। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ इवेलुएट करके दिखा रही हूँ। ए डॉट बी आपके पास ए वेक्टर इटसेल्फ लिखा मैंने एंड बी वेक्टर लिखा,
इसके बराबर है। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हैं यूँ कह लें हम। इसमें डॉट प्रोडक्ट क्यों, थीटा नहीं है ना हमारे पास, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसमें सिंपल प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट को फर्स्ट के साथ आप प्रोडक्ट करेंगे पहले, A1 B1 और आई हैड का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट तो लगा हुआ है ना बीच में प्रोडक्ट में, तो वो यूनिट वेक्टर्स के बीच में लगेगा, ठीक है। सिंपल आपने जिस तरह आप प्रोडक्ट करते हैं ना, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो प्रोडक्ट का डॉट यूज़ हो रहा है ना, वो आप यूनिट वेक्टर्स के बीच में उसका कॉन्सेप्ट, डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे इवेलुएट किया था, ठीक है। सो A1 B1 I.I, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म को ही तीनों के साथ पहले कर लें, फिर सेकंड टर्म को इन तीनों के साथ प्रोडक्ट करें, फिर थर्ड टर्म को तीनों के साथ प्रोडक्ट करें। मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म को मैंने फिर B2 के साथ किया, A1 को B3 के साथ किया। तो फर्स्ट टर्म को जब B2 के साथ किया तो I.J हो गया और I.K हो गया, ठीक है। मैंने ये लिखी हुई चीज़ें, ये मौजूद थे लेकिन गायब हो गए, कैसे, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्ट करोगे इस तरह से एक्सप्रेशन खुल जाएगी, ओके। अब आपने गौर करना है सेम कहाँ पे है। आपको पता है सेम जब उनका डॉट प्रोडक्ट हो तब आंसर क्या आता है, 1, और अगर डिफरेंट हो तब आपका आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। तो आप यूं देखो, डिफरेंट को कर लेते हैं चले पहले। I.J क्या हो गया, 0, 0 हो गया, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गई, खत्म। इसी तरह से I.K क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, एक्सप्रेशन को 0 कर दिया उसने। इस तरह से J.I ये भी क्या हो गया, 0, J.K ये भी क्या हो गया, 0। डिफरेंट है यूनिट वेक्टर्स तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, निकाला हुआ है हमने यहाँ पे, ये भी 0 और K.I भी 0। ये सब 0 होकर क्या बच गया, A1 B1 I.I, A2 B2 J.J एंड A3 B3 K.K, ये बच गया, ठीक है। अब आपको पता है I.I, J.J और K.K तीनों का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है हमेशा, ठीक है। और कैसे होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। A1 B1 आप कहेंगे बिकॉज I.I J.J, बिकॉज में ये रीजन लिखेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, A2 B2 ये भी 1 हो गया, और A3 B3 ये भी 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे आप A.B का, ठीक है। तो A.B आपका आंसर आ गया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। डायरेक्ट करना अगर आपको क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतना याद रखें, I के साथ प्रोडक्ट होगा तो A1 B1 I और I प्रोडक्ट होके 1 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ A.B जो है हमारा A1 B1 I वाले कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, J वाले कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट और K वाले कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा लेक्चर। इसके बाद हमने एक्सरसाइज में ही इन्हीं जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं को प्रैक्टिस करना है, तो इसको ज़रा बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इस लेक्चर को, तो आपको एक्सरसाइज 3.2 बहुत आसान लगेगी। अच्छा जी, अब अल्लाह हाफिज़।